अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं आज सिर्फ अली वारसी साहब। कैसे अली, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। राना साहब का भी फ़ोन आया था, उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। अभी वो ठीक हैं, कुछ देर में वो फ्री हो जाएंगे वहाँ से, तो इस वजह से वो नहीं आ सके। तो आज हम ही हैं फ़िलहाल, आप बाकी बर्दाश्त करें। क्लैरिफिकेशन भी दे दो, पिछले हफ्ते की भी है। पिछले हफ्ते लाइट गई हुई थी भाई, 3 घंटे हम कोशिश करते रहे, 3.5 घंटे, और वो नहीं आई। हम दुआ करते रहे कि खुदा करे क़यामत हो, और तू है, वो क़यामत आ गई लेकिन बत्ती नहीं आई। तो फिर अब हम हैं, क़यामत आ गई हसन साहब। बहरहाल आने वाली आई नो इट ऑल साउंड्स लाइक डॉग एट आवर होमवर्क वाला सिस्टम चल रहा है कि आज राना साहब नहीं है, पिछले हफ्ते आपकी लाइट गई हुई थी, मजाक बनाया हुआ आपने। ये सच है जी। हाँ, आइए क़यामत मुल्क में नहीं क़यामत आ आई। गई है, 2 दिन लगातार आई है। कौन सी? एक दिन नकवी साहब ओह, ने क़यामत ढाई है, अगले दिन डीजी ISPR ने कहा कि वो उनकी बात, उनकी ज़ाती राय है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। यार वो कुछ शेर भी है, क्या घड़ी होगी जो क़यामत ढाती होगी, ऐसे करके आधे आधे याद रह जाते हैं, बाकी भूल जाते हैं। नेक्स्ट भी सर्च कर लेते हैं। नकवी साहब आए। हाँ, नकवी साहब आकर बिजनेस वो आए और छा गए। हाँ, अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, सुबह से ना, जैसे नकवी साहब आए उस दिन सुबह से ही मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे थे, नकवी साहब आज खिताब करेंगे, खिताब करेंगे, खिताब करेंगे। मैं हैरान था, सोच रहा था शायद वो आज इस्तीफा दें। अरे नहीं, इतने नहीं हो, मुझे था ये पता नहीं, शायद कोई ये आमलात वेस्ट में इंडीज से हम टेस्ट आ रहे थे ना, मुझे लगा शायद आज इस्तीफा दे देंगे कि यार बस यार, नहीं, ना साढ़े आपने को लोग उसको जोड़ भी बांग्लादेश लिया में रह उनके जाए, दिमाग में, दूर दूर तक वहमो गुमान में भी नहीं था। फिर उन्हें शायद पता भी जी, ना हो कि टीम गई हुई है वेस्ट इंडीज। हाँ, उन्होंने पूछा बाद में होगा कि अच्छा वो भी हो गया। वो तो फिर अब उसके बारे में भी याद आ गया, ख्वाजा साहब वाली ट्वीट याद आ गई है कि उन्होंने कहा है कि एक वहाँ पे आप सिंगल अंधदाता हैं, तो आप अंधदाता कैसे अंधदाता हैं कि आप एक वो ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करें। और मेरा ख्याल है उसमें बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब से पूरी पाकिस्तान एग्री कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बड़ी बुरी है। यार देखो, उन्होंने उसको ही नहीं, मतलब किस किस्म की टीम टेस्ट मैचेस खेली है। पहले टेस्ट का आपका जो हाईएस्ट विकेट टेकर था उसको आपने खिलाया ही नहीं, दूसरे मैच में कहा जी कि उसकी जगह नहीं बन रही थी, मतलब फिर किसकी जगह करा दिया उसको भाई, पता उसको रेस्ट करा दिया। मैं कहता हूँ कि कप्तान को रेस्ट करा देंगे तो चंगा से। नहीं, कप्तान वापस आ गए हैं, दोबारा कप्तान बन गए। आपको पता है पाकिस्तान में खान साहब, उसको नहीं रेस्ट करा, और उसके बाद अब फिर शाहिद अफरीदी एक ज़माने में होते थे, उनका एक वो था। बाबर आजम। अब खान साहब के मुकाबले में शाहिद अफरीदी कभी भी नहीं आ सका, बाबर आजम है उनके मुकाबले। नहीं, खान साहब देखिए, बाबर आजम की जो फ़ैन बेस है ना, वो बिल्कुल खान साहब की तरह की फ़ैन बेस है। ओके, मुझे, मैं ये पूछूंगा नहीं कि क्या उसमें है। नकवी साहब आए और बिजनेसमैन की वो थी। उससे पहले उसी फोरम के ऊपर वो माशाल्लाह SM तनवीर साहब हैं, साबका ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वो चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि बात यह है कि आप हमें पता नहीं 5 सेनेटर की सीट दें करें और 10 कौमी असम्बली की हर सूबे से दें, क्योंकि और फिर देखें हम पैसे पता नहीं 100 अरब ले आएंगे और कुछ हो जाएगा। मतलब इनको MNA बना दें तो ये फिर पैसे बना भी लेंगे और देते भी जाएंगे। $100 बिलियन वो कहते हैं हम ले आएंगे। SM तनवीर साहब जो है ना, वो 2014 में एप्टमा के जब सदवा कर रहे थे, नवाज शरीफ के खिलाफ इसी तरह की तकरीरें किया करते थे, मिलती जुलती, मतलब पता नहीं। फिर लोग कहते हैं कि हम यहाँ बैठकर इधर की उधर मिलाने की कोशिश करते थे, बट वाइब्स सेम आती है ना यार, मतलब सेम लोग, सेम बातें। और वैसे SM तनवीर साहब पिछली नहीं देखें, वो उसमें हसन, उसमें आप दूसरी एनालिसिस भी देखें ना, मुख्तलिफ सिमिलैरिटीज़ देखें। मोहम्मद अली दुरानी भी एक्टिव हुए हैं। यस। अच्छा, मैं अब ये SM तनवीर साहब जो हैं वो मोहतरम हमारे जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी जो वजारत आला थी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए पंजाब में, उसके अंदर एक्सटेंडेड लेवल के वज़ीर भी थे, एनर्जी के मिनिस्टर थे। और मैं तो उस दिन हमने एक स्पेस की थी नाज़रीन को पता नहीं पता चला कि 2 स्पेसेस की गई थी, बल्कि वेरी गुड अली, अच्छी बात है। एक दिन एक की थी, एक दिन आप नहीं थे। एक दिन अली ने मुझे निकाल दिया था। ये देखें, ये है वो इस मुल्क के अंदर गाली डाल दो जी जिन्हें सहाफ़त के ऊपर वो, ठीक है अली, तुमने गलती से मुझे रिमूव कर दिया था और मैं ऐड नहीं दोबारा हो पा रहा था, मैंने रिमूव किया ही नहीं। मैंने वो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी। एनीवे, अली ने मेरी सहाफ़ती आज़ादी से उस पर हमला कर दिया। वो एक हमारे इकराम राजा मेरा दोस्त है, हाँ। उसको अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद से। वो जो हैं कि सहाफ़ी हैं, अभी रोही के साथ मुंसलिक हैं, इससे पहले वो JNN के साथ रहे हैं काफ़ी अर्सा एज अ रिपोर्टर। नया दौर के ऊपर भी हमने उनको 2-3 दफ़ा, क्योंकि कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है, तो मैंने उनको 2-3 दफ़ा इंटरव्यू किया है। पिछले साल भी किया था जब AJK में JAC वाला जो चल रहा था, और अभी भी मैंने किया है। उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और लोग ट्वीट करते हुए भी उनके हक़ में, या वैसे भी बात करते हुए भी जो है ना, डर रहे हैं। बिकॉज़ इतनी ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा कि रिप्रेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन खौफ का आलम है। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने कोई बात की तो हमें उठा लिया जा सकता है, हमारे ऊपर केसेस हो सकते हैं। आपको पता है अभी NCCIA का केस भुगता है इमरान शफ़क़त साहब ने भी। वो आज इमरान शफ़क़त साहब ने तो आज ही भुगता है ना, आज ही उनकी पेशी थी। जी। तो द थिंग इज़ कि ये जो सूरत हाल है, उसमें आप देखें ना कि इस तरह से वी आर नॉट गोइंग टू विन एनी हार्ट्स एंड माइंड्स, ऑल्दो
हमने एजेके को डिस्कस करना है आज। या नहीं, हार्ट्स एंड माइंड्स हम कहाँ विन कर रहे हैं अभी मैंने कहा ये मैं आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट। अब आपने जो है ना वो बात करनी है, मोहसिन नकवी साहब कहाँ विन कर रहे हैं हार्ट्स एंड माइंड्स। वो कह रहे हैं कोई हार्ट्स एंड माइंड्स, उन्होंने कहा कि सिस्टम, उन्होंने कहा सिस्टम नाकाम हो चुका है। ठीक है। और उन्होंने कहा जमहूरियत हम करते रहते हैं, जमहूरियत की भी दुनिया में 5-6 इकसाम है, हमारे वाली जो है ना ये फारिग हो चुकी है, दिस इज डन। हाँ उन्होंने कहा है, मतलब आप हंस रहे हैं, ही सेड दिस, उन्होंने कहा ये जमहूरियत सारे करते हैं, मैं भी, मेरे से बड़ा जमहूरियत का कोई हामी नहीं है, उन्होंने बताया। अच्छा। उन्होंने कहा कि सिस्टम नाकाम हो चुका है और इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। फिर उसके बाद 2 दिन गुजरे मेरा ख्याल है, फिर उनके जो बयान था और जो पैगाम था उस पे एंडोर्सिंग नोट भी आकर वेरी नेक्स्ट डे डीजी ISPR साहब आए, उनसे एक सवाल पूछा गया, आए वो थे वैसे और बातें करने के लिए, उन्होंने की भी और काफ़ी सख्त बातें की। मेरा अपना ख्याल है इस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर, इस सारे चक्कर के अंदर उन्होंने जो दूसरी बातें की थी वो अपने मिलिट्री एक्शन से रिलेटेड, और उससे वो शायद दब के रह गई, अब उनके ऊपर उस तरह गुफ्तगू नहीं की जा सकी जैसी की जानी चाहिए। ये बताएं ना, देखें अब लोगों को वो बातें तो सारी की सारी पता है कि उन्होंने सूबों के हवाले से बात की वगैरह वगैरह, ये बताएं कि ये बातें, इसके पीछे सोच क्या मौजूद है। दो थ्योरी हैं। एक तो थ्योरी ये है कि यहाँ पर जो है ना वो इमरान खान साहब को वापस लाने की ना प्लानिंग शुरू हो रही है। दूसरी बात ये है टार्ज़न की वापसी। दूसरी थ्योरी ये है कि इन सियासी जमातों को ज़रा जो है ना वो तगड़ा करने के लिए कहा गया है, और बहुत सारे लोग हैं, जैसे सेठी साहब को मैं सुन रहा था, मुनीफ फारूक को मैं सुन रहा था, वो आपको पता है कि थोड़े से ज़रा दाएं बाजू के, मतलब मुस्लिम लीग की तरफ के ज़रा थोड़े उनका अलाइनमेंट उस तरफ है मेंटली। तो उनका ये कहना है कि जी देखें ये जो है ना, और उसमें फिर AJ के इलेक्शन से रिजल्ट्स जो है वो नज़र भी आते हैं, तो लगता ही है कि ये जरदारी साहब को प्रेशर करने का जो है ना वो एक तरीका है। और जो सबसे ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आया है वो आया भी पीपल्स पार्टी से। आपको पता है निसार खोड़ो साहब ने तो फटे चक दिए हैं। उन्होंने कहा कॉकरोच कोई पहली दफ़ा निकल रहे हैं इस मुल्क में, कॉकरोच जो हैं वो पहले भी बड़ी दफ़ा निकले हैं। अयूब के ख़िलाफ़ भी निकले थे, याया के ख़िलाफ़ भी निकले थे, अब भी निकलेंगे तो इन्हीं के ख़िलाफ़ निकलेंगे। तो ये बातें जब हो रही हों तो मुझे इन 2 थियरीज़ में से आपकी जो है वो किस तरफ जहन चाहता? नहीं अली यार, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि खाली पीपल्स पार्टी के निशाने पे होगी, दोनों होंगी। मेरा अपना ये ख्याल है NFC की वजह से, नहरों की वजह से, मेरा अपना ख्याल है वो ये है कि कराची की वजह से इमरान खान का जो राइज था ना, हमें ज़रा थोड़ा सा उसकी अदर देन द फैक्ट दैट इमरान खान वाज सच अ हैंडसम पर्सन और वो इतने वर्ल्ड लीडर थे और वो सारा ग्रेट आदमी थे। हाँ वो अलग बात है कि 2010-11 में जब उन्होंने वो धरने शरने दिए, उससे पहले तो वो वर्ल्ड लीडर नहीं थे। अच्छा नहीं, वो क्या किसको रिप्रेजेंट जीते थे? वो उनके जीते की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह भी ये थी कि वो एक सेगमेंट ऑफ पावर सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो गए, जो बहुत अरसे से ये ख्वाहिश लेकर फिरते थे, या उनको चूना लगाने में कामयाब। हाँ, कि इन 2 सियासी ख़ानदानों या इन 2 सियासी पार्टियों के बाहर से क़यादत को लाया जाए। ट्रू। ठीक है, अब वो क़यादत तो जनरेट कर ली गई इमरान खान की सूरत में, और उसका वोट बैंक भी बहुत बड़ा कर लिया गया, क्योंकि टर्न ऑफ वो एक था, सेंचुरी समझ लें, उसके अंदर नया खून, हाँ जनरेशनल चेंज था, नया खून आ रहा था। आपने बिल्कुल नए खून को 10, 11, 12 साल की उम्र में जाके पकड़ लिया सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, आपने उनको घेर लिया, जो भी कर लिया, अब आपने वो क्रिएट करके रख दिया हुआ। There is a huge segment of the society that hates these people. एक होता है सियासत में लाइक डिसलाइक हो रही होती है कि यार ये अच्छा काम करता है, यार ये नहीं। एक होता है कि वो नफरत करते हैं इनसे, अच्छे बुरे की रिगार्डलेस वो अगर बस अच्छी चल गई है वो ये नहीं कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा काम किया आपने, गरीब आदमी की बस चला दी। वो कहेंगे तुमने बस चला दी, तुम होते कौन हो, फॉर्म 47 की पैदावार एंड ऑल ऑफ दैट फॉलोअर्स। उसके साथ साथ ना वो सारा पूरा एक वो है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इमरान खान साहब जेल में हैं, ठीक है, अब वो जो एक तबका है वो हेट तो दोनों लोगों से कर ही रहा है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग से। दरमियान में इस तरह के टेक्नोक्रेटिक भी आ जाते हैं। अब देखें इमरान खान साहब को लाने के लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था, ये जो ओरिजिनल प्लान था, उसके अंदर तो ये भी था ना कि खान साहब के पास हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है। ठीक है, खान साहब के पास टेक्नोक्रेट्स की एक लिस्ट है, 200 लोगों की टीम है जो सारा कुछ ठीक लोगों की टीम है, साबिक सेक्रेटरीज हैं, साबिक रिटायर्ड जनरल्स हैं, यू नेम इट। जो पाकिस्तान की ओरिजिनल एस्टैब्लिशमेंट थी वो सारी खान साहब के साथ थी। अब जब लड़ाई हुई तो कुछ उसमें खान साहब के साथ रह गई, ज़्यादातर कुछ छोड़ के खान साहब को चली गई। अब वहाँ जो सोच है वो यही है कि यार इन्हें को जान छुड़ानी। ठीक है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके अंदर इशू क्या है जी कि रियासत तो बहुत अच्छी है ना, रियासत तो चाहती नहीं है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। हाँ, और कभी गलती भी नहीं होती ना, नहीं रियासत की गलती भी कभी नहीं होती, रियासत ना कभी गलत होती है, ना रियासत कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी करती। असल में ये सियासी जमातें जो है ना, ये अपने खांचे लगाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए बयानियाँ भी नहीं बना पाती। नहीं, बयानिए कैसे बनाने हैं, ये बिजी पैसे कमाने के अंदर होते हैं। अभी आप सुन लें कि क्या है सहाफ़ियों के सर्कल्स में क्या फाइलों की कहानियाँ नहीं चल रही। आप मुझे बताएं, लोग नहीं कह रहे कि जिनकी फाइलें बन गई और जिनको फाइलें दिखाए जा रहे हैं और जिनको बुला कर बताया गया कि आपकी फाइलें, आपने हमारा काम करना है तो कर दें, नहीं तो ये हो जाएगा। हो रहा है ना ये गुफ्तगू, तो इनको सूट करती है ना। वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब उस
उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो टेक्नोक्रेट बिजनेस एलीट टाइप की चीज़ थी जो अब पहले इमरान खान के साथ नथी हुई थी, अब नज़र आ रहा है उनको कि यार इमरान खान साहब का तो बंदोबस्त नहीं हो रहा कोई, ठीक है, तो अब लेकिन उनकी दाल निकल रही। ठीक, अब वो एसएम जो भी नाम है एसएम तनवीर साहब, वो एक नाम मतलब इन द सेंस वो एक उसकी वो सिंबॉलिक नाम है ना, वो चाहते हैं उनको सेनेटर भी डायरेक्ट बना दिया जाए, हाँ, ठीक है, बना दिया जाए, साथ एमएनए भी साथ बना दिया जाए, इनको कोई ना पूछे, जिसने पहरादारी करनी है उसने उसी को मतलब दूध की पहरादारी करने के लिए दूध पीने वाले लोगों को लगा दिया जाए, वो अपनी मर्जी करते रहे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी मैं तो कहता हूँ इनको लगा के एक बार इत्तेफाक कराओ काम, ठीक है। अब आपको पता है मेजर टेक्सटाइल वाले, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मेजर टेक्सटाइल वाले जो लोग हैं उनका मेन बिजनेस कोर बिजनेस अब टेक्सटाइल रहा ही नहीं है, वो रियल एस्टेट का काम करते हैं या बिजली पैदा करने का करते हैं या वो पता नहीं और किसी किस्म के खांचे उन्होंने लगाए हुए हैं। फैसलाबाद के अंदर से तो एक ऐसा स्कैंडल भी आ रहा है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि वो सस्ती बिजली फेस्को एक पावर जनरेशन यूनिट को बेचती रही, ठीक है, इसी तरह ही कोई उन्होंने केमिकल प्लांट या कोई इस तरह का लगाया हुआ था, उससे वो सस्ती बिजली खरीदते रहे और फिर उन्होंने अपने कैप्टिव पावर प्लांट से महंगी बिजली जनरेट करके वो फेस्को को वापस भेजते रहे कि बगैर किसी मुआवजे के। उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी हुई है FIA की भी, जबरदस्त, ठीक है, बिलियंस का नाम लिया जा रहा है उसमें कि जी कई अरब 100 अरब का चूना लग गया है क्या, ये एक एग्जाम्पल है। ये चाहते हैं कि इस तरह का काम चलता रहे, लेकिन ये बात ये दे हैव द ईयर ऑफ द पावरफुल पीपल, दे ऑलवेज हैड द ईयर ऑफ द पावरफुल पीपल। जो मुशर्रफ साहब को भी करने के लिए सारे ये ताकतवर पैसे वाले बिजनेसमैन जो थे चले जाते थे, उनको कहानी सुनाते थे, इनके अंदर भी है। मैंने आपको बताया इनमें से बिजनेसमैनों के अपने लात, तो हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था वो FBR वाला वाकया, जिसमें गए थे उनको बताने के लिए कैसे पता चला कि कैसे सिस्टम में काम हो तो गया, कि सिस्टम सारा नाकाम है। तो उन्होंने कहा भाईजान सिस्टम में काम है क्योंकि आपने अपने पता नहीं कितने अरब देने हैं, तो पहले उसका तो बता दें। तो यही है ना सिस्टम की नाकामी। DGISP साहब भी वही कह रहे हैं। अब उनका ख्याल है हल के तौर पे कि छोटे सूबे कर दिए जाएं। आप कह रहे हो पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा बिकॉज कराची को एक सूबा बना दिया जाएगा, फिर सिंध को एक सूबा बना दिया जाएगा, 2 हो जाएंगे। हो सकता है पंजाब को भी नुकसान होगा फिर तो। हसन ये मुझे बताए ना, पंजाब के 4 सूबे बनने वाले हैं, सूबे पंजाब की आइडेंटिटी ऑफ। देखिए मैं सूबों की तरफ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ना कुछ नहीं बनना, तो वो ऐसे ही टाइम ज़ाया करने वाली बात है। वो एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी भी है कि वो वफाक ये चाहता है कि फेडरल एरियाज भी कर दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल है। देखिए वो फेडरल एरियाज वाली बात जो है वो फिर भी करीने क्या समझ में आती है, उसकी वजह ये है कि जो सूबे बनाने हैं ना उसके लिए सियासी जमातें नहीं मानेंगी। आपको क्या लगता है कि नून लीग कहेगी हाँ ठीक है पंजाब के 4 कर दो, और पीपल्स पार्टी कहेगी कि हाँ सिंध के 3 कर दो, और PTI कहेगी कि हाँ KP के 4 कर दो। तो ये तो पावर को डाइल्यूट करने वाली बात है। ऑल्दो PTI प्रोबेबली इज इन अ पोजीशन राइट नाउ कि जिसमें वो ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है जितने मर्जी सूबे बनाओ, हमने तो 5-6 जीत जाने, मतलब 22 होंगे तो उसमें से 30 तो 7-8 तो हम जीतेंगे ना कम से कम, विच इज ट्रू। तो ऐसी सूरत के अंदर पंजाब में भी अब ज़्यादा बनाएंगे, पंजाब में भी जीतेंगे, KP में भी जीतेंगे, कराची का भी जीतेंगे, बलूचिस्तान में भी कोई पता नहीं अल्लाह दे और बंदा ले। सो द थिंग इज़ कि ये तो बिल्कुल PTI को सूट भी करता है। PTI इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो ये कह सकती है, मगर बाकी सियासी जमातें जो असल में मैं तो मोहसिन नकवी साहब का क्यों नाम लूँ, उनके बड़ों की बात करते हैं कि आसिम मुनीर साहब के साथ जो 2 सियासी जमातें मेनली हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। चाहे पीपल्स पार्टी थोड़ा सा रोता धोता सा उनका सूरत हाल रहती है, लेकिन वो हैं। उनको आप ये वो सेठी साहब ने बड़ी अच्छी जुमला बोला, उन्होंने कहा कि फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, वो वाली बात है कि जरदारी साहब के साथ डील करना इमरान खान साहब के साथ डील करने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आसान काम है। सो मेरा ये जो सारी चीज़ें ना वो एक तरफ हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूँ, देखें इसमें कुछ लोग हैं, ग्रुप्स हैं जो कि ख़ुद भी लुच फ्राई करते रहते हैं कि यार मतलब आसिम मुनीर साहब को बताते हैं कि सर देखें आपका प्रोटोकॉल नहीं है अभी भी हेड ऑफ स्टेट वाला, आपको चाहिए कि आप जो है ना वो ट्रंप के साथ जब बैठे तो बीच में शहबाज शरीफ क्यों बैठा होता है। हालांकि शहबाज शरीफ क्या कहता है यार, वो आके वो वहाँ पर खड़ा होता है शी जिनपिंग को, वो कहता है कि ये मैंने कभी ज़िंदगी में खुदा की कसम खा के आपको बता रहा हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब शी जिनपिंग से हाथ मिलाने गए, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने दुनिया के किसी सरबराह मुमलिकत ने दूसरे बंदे को बुलाया कि तू भी आ आगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनसे हाथ मिलाया और फिर उसके बाद कहा ये आसिम मुनीर साहब से मिले, तो वो वहाँ पर मिले जब ट्रंप साहब के साथ भी वो साथ बैठे हुए थे। तो लेकिन उनको ये लगता है कि यार ये शहबाज शरीफ बीच में क्यों खड़ा हुआ है, ये तो कुछ करता नहीं है, ये 12 घंटे नौकरी करता है, ये उसके बाद 18 भी कर ले, हमें इसका क्या फ़ायदा है, इसको फारिग करें। दूसरी चीज़ वो साथ साथ एक और काम भी कर रहे हैं। देखें आसिम मुनीर साहब मोहसिन नकवी साहब हो गए, अलीम खान साहब हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट आपको पता है ना, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने उनको ठीक ठाक उनको रगड़ा। ख्वाजा आसिफ ही रगड़ रहे हैं वैसे नून लीग में, वो फ्रंट फुट पर वही खेल, अपार्ट फ्रॉम ख्वाजा आसिफ कोई फ्रंट फुट पर खेल नहीं सकते। और साथ उनको ये भी कहा है ना वो
ओल्ड गार्ड है ना, उनका पता है कि यार ये जब नहीं कामकाजी रखे हुए कि इनको इस्तेमाल नहीं करना दोबारा, बस चला दो। ये वैसे ही है जैसे मोहसिन नकवी साहब है। अच्छा, उनकी तरफ के। हाँ, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको भी रगड़ा है। तीसरे साहब हैं गौहर साहब, वो क्या नाम है उनका, वो लेक सिटी वाले जो हैं, मैंने आपको कहा वो एप्टमा वाले, पार्क व्यू वाले हो गए, लेक सिटी वाले हो गए। उसमें फिर आप ये कोई स्मार्ट सिटी वगैरह भी आप इसमें ऐड कर लें, और इस्लामाबाद में जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी वगैरह भी हैं, सोल सिटी और पता नहीं कौन कौन से बड़े सिटी, फिर रूडा है, ठीक है ना, जो फिर डूबने वाला है। अब इसमें SM तनवीर साहब को आप इसमें शामिल कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भुट्टो साहब को निकालने के टाइम पर एक एलीट्स, जो उस वक्त की नई इंडस्ट्रियल एलीट्स थी, जिनका ये कहना था कि जी पीछे वाले जो है ना वो फ्यूडल क्लास जो है उसको फारिग करें, अब एक नई इंडस्ट्रियल एलीट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल एलीट्स नहीं है, रियल एस्टेट एलीट्स हैं। और वो इंडस्ट्री वाला विच इज़ मतलब सैड कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल एलीट्स ख़त्म होके रियल एस्टेट एलीट्स जो हैं वो आ रही हैं, क्योंकि वो जो फ्यूडल से इनकी तरफ था ना वो एक स्टेप अप था, ये स्टेप डाउन है, बल्कि ये फ्यूडल क्लास ही है इन अ न्यू क्या कहते हैं 10 मरले वाली फ्यूडल क्लास। नहीं, ये तो बड़ी है, हम उसमें से 10 मरले के वो हम हारी हम हैं, ठीक है ना, तो हम हारी हैं, हम किसान हैं, हम लड़ रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन थी, ये इसके ऊपर तो हमने वो कह रहे हैं 99 साल पिछली दिखा दो अगर तुम्हारे पास कागज़ है तो ठीक है, वरना तुम निकलोगे कभी भी जब भी होगा, अभी तो नहीं हो रहा। तो ये एक वो जनरेशनल चेंज है हमारी इंडस्ट्रियल और एलीट क्लास का, पुरानी एलीट्स नई एलीट्स दोनों की आपस में, और पुरानी एलीट्स जो हैं वो इस वक्त स्पेंट फोर्सेस हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मियाँ साहब आगे भी नहीं बढ़ रहे, मियाँ साहब को गुस्सा होगा इस बात पे कि यार मैंने सारी दुनिया से जो है ना वो लड़ाई लेके मोल लेके तुम्हें लगाया था, और तुम जो है वो अपने ये शतुंदरों से मुझे जो है वो धमकियाँ दिलवा रहे हो। वो होगा, लेकिन उनको ये भी पता है कि यार इसके बाद ऑप्शन क्या है। मियां साहब ने पावर कहाँ है? शहबाज शरीफ को कहा था यहाँ बैठ जा मेरे पास, तू भी वापस नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ आके फिर कोविड में बैठ गए थे, इतना जोर से उन्होंने किया था, जान लड़ा दी थी जनाब, मैं तो मानता हूँ, लेकिन उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि सब कुर्बानियाँ देने के बाद अपना सारा वोट बैंक सर कुर्बान कर दिया है उनको मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। ऐसे PTI वालों का भी बयानिया और मियां साहब का भी बयानिया करीब जाता जा रहा है मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। और सर एक और चीज़ आप जहन में रखें कि इस साल के आगाज़ में मैंने पहले भी ये बात की है कि टाइड हैड स्टार्टेड टू टर्न, जंग लग गई। अगला बंदा ये भी कहता है यार दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। अगर हमारा 264 पर हमने 2 साल से तेल को मेंटेन रखा हुआ था 250 से 265 के दरमियान, तो उसको 400 पर ले जाना पड़ा क्योंकि जंग लग गई। 338 पर इस वक्त है मेरा ख्याल है, या 340 पर 36 पर, वो इस वजह से है क्योंकि जंग हो रही है। मैं क्या करूं? अली मेरी बात सुनो, इसमें ना आपने जो बात की उसकी तरफ चलते हैं। उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, आखिर वो हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन मसला एक छोटा सा है। दिस इज़ 2026, ठीक है, ये 1985 नहीं है, 1976 नहीं है। तो इस वक्त दुनिया में जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आउटराइट डिक्टेटरशिप है ना, वो ख़त्म हो चुकी हुई है दुनिया में। आप इक्का दुक्का एग्जाम्पल, मोहम्मद बिन सलमान के हैं नहीं, वो फिर आप कहेंगे फिर आप हमारे सऊदी अरब वाले उनको भी किधर भी चले जाएंगे, चलें UAE वाला बता, UAE वाले किधर चले जाएंगे, ये कुछ कतर वाले का चले जाएंगे यार। नहीं, वो रॉयल फैमिलीज हैं। अच्छा, उन्होंने उनकी खैर, हाँ, उनको अल्लाह मियाँ ने उन्होंने जचदा भी है, उन्होंने जचदा भी है उनके पास तेल है सबके पास भाई। हाँ, ठीक है, वो गिव एंड टेक कर सकते हैं। नहीं, उसमें फिर मैं ये सिर्फ अमेरिका के अंदर 2-2.5 साल का मसला और रह गया। आखिरी जो जुमला बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसलिए मुझे ये लगता है कि इमरान खान माइट नॉट बी एन ऑप्शन, एंड PMLN को AJK में जो सीट्स मिल रही हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद उनके साथ अब हम AJK के इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। आई थिंक कि पीपल्स पार्टी को दबाने वाला ये कोशिश है। हम इसकी तरफ चल रहे हैं। पिछले हफ्ते हम इस प्रोग्राम में हमने डिस्कशन आज से शुरू की थी। AJK इलेक्शन का पहला दौर चल रहा था, पहला फेज़ था, पोलिंग का दिन था। मोस्टली लोगों का ख्याल था, मोस्टली का मतलब है अली और राणा साहब का दोनों का तजिया था कि नून लीग फारिग मेजॉरिटी हमारे पास थी उस वक्त, ठीक है, हाँ, इनके बट और मैंने कहा था कि नहीं, देख लें, ऐसे ना करें, ऐसे राइट ऑफ मत करें। और वक्त है कि मुझे साबित किया सही। अभी तक के जो नतीजे आए हैं उसके अंदर मुस्लिम लीग नून 2 फेजेस के अंदर ही हुकूमत बना गई है। तीसरे फेज़ की तो अब बेसिकली बस फॉर्मेलिटी है, कागजी कार्रवाई। अभी जो कल फेज़ हुआ है टोटल अभी तक जो है वो 33 सीट्स पर इलेक्शन हो चुका है, जिसमें से मुस्लिम लीग नून जो है वो 23 सीटें गालबन जीत चुकी है, और अब रह गया कोई 22 सीटों का बाग शाग में रहता है। एक फेज रह गया ना, तो उसके अंदर भी अल्लाह खैर करेगा यार, कोई मसले की बात नहीं है। रावला कोर्ट से हार जाएंगे यार, अवाम है ना यार, अवाम वोट दे रही है, लिए अल्लाह खैर करेगा। आप क्या है कि इस किस्म की बातें करके आप जैसे तजियाकार जो है ना वो इलेक्शन के सारे प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा देते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं कुछ।
आपने कहा माशाल्लाह ऐसे। अच्छा खैर नाज़रीन, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। वो जो 12 सीटें होती हैं, नज़र तो नहीं लगाना चाहता मैं, वो जो 12 सीटें हैं जिनके बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से भी काफ़ी सारी सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है। कई जगह के ऊपर काफ़ी धुआंधार किस्म के इलेक्शन हुए हैं, कहीं ऊपर नहीं हुए। 1200 सीट से भी MLA बन गए हैं उनके, और कई जगह पर 28 और 25 हज़ार के भी मुकाबले देखने में आए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, वो लाहौर की जो सीट होती है, आई थिंक जम्मू की सीट है शायद, जम्मू समथिंग कुछ है, वो लाहौर से जो इलेक्शन हुआ करता था उसमें ना वो जीतते रहते थे। वो पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, तब MLA होते थे, फिर वो 2 दफ़ा टॉइस असेंबलीज़ में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MLA बने थे। उनकी बेगम साहबा या मेरे ख्याल बेटी इलेक्शन लड़ रही थी, उनकी फैमिली से था, वो हार गए हैं, लेकिन अच्छा टूट गया। वो कह रहे हैं नून लीग ने हरा दिया उनको। वो कह रहे हैं कि तकरीबन पता नहीं 25 या 30 साल की जो थी वो उस सीट की उनकी जो चौधरी यासीन हार गए वहाँ से, दोनों सीटों से मेरा ख्याल है हार गए, एक से तो कम से कम हारे हैं वो। तो या तो अवाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत में एकदम से गिरफ्तार हो गई नून लीग की, या कुछ गुड़ ज़्यादा डल गया, दोनों में से कोई एक बात है। या हो सकता है कि चौधरी यासीन साहब वो पुराने चेहरे जो है वो लोग उनको क्या वो कौन से दूसरे कौन से बट साहब कौन से बात कर रहे हैं लाहौर जो भी हैं, तो लाहौर वाले जो उनका क्या नाम है पता नहीं, मुझे सॉरी मुस्तरद कर दिया ना लोगों ने। लोग पुराने चेहरों को मुस्तरद कर रहे हैं और वो नए चेहरों को, मरियम को, बिलावल को वोट दे रहे हैं। बिलावल को नहीं दे रहे, वो नए चेहरों को जीबी में बिलावल को भी दिए, जीबी में दिए। मेरा ख्याल है बैलेंसिंग एक्ट है, उनको कहा कि भाई आप ये रख लें, आप ये रख लें, कुछ नहीं। मगर वहाँ पर शोर बहुत है, मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं, उन्होंने तो पीपल्स पार्टी वालों ने तो रेगुलर किया, वो तो लेकर आ भी रहे हैं, कुछ उन्होंने बैलेट पेपर्स वगैरह शो भी किए ना यार, ऐसे नहीं करें हर तरफ ये ना कि सारा का सारा उनका है। मेरा अपना वैसे ये तज्जिया लिटिल बिट जो भी है वो ये है कि यकीनन लोकल सतह पर धांधलियाँ हमारे भी हलकों में होती हैं। अब ये है कि वैसे सेंट्रल पंजाब के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं हम होने देते, क्योंकि सभी गुंडे हो गए हैं, सबके डंडे सोटे जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ी नहीं, उधर भट्टी हैं तो कोई। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, पहले एक ज़माने में होता कोई 1-2 तार होते थे। मतलब मुझे याद है मेरी वालदा पोलिंग एजेंट हुआ करती थी, हामना चट्टे की 1970s की बात होगी, 80s की बात होगी। आपको याद तो नहीं होगा, आपने सुना होगा। नहीं, वो बताती हैं कि पता नहीं कोई इस तरह का था, तो कोई फड्डा डाल गया, तो फिर इन्होंने जाके उसको जो डिस्ट्रिक्ट अफसर था रिटर्निंग का, इन गाँव वालों ने जाकर उनको घेर लिया, क्योंकि वो बधांधली होने की कोशिश हो रही थी। और पता नहीं, मतलब उस ज़माने की कहानी है कि हम लड़ झगड़ के अपना रिजल्ट चुरा के ले वापस छुड़ा के ले आए थे। तो अब पता नहीं होता या नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन डंडे सोटे चल जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान इस फेज़ के अंदर 3 जो है वो हलाकतें भी हुई हैं लोगों की, और इसी तरह ही हुई हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन आपस में लड़ पड़े, और वो फिर डंडा सोटा जो है वो कई दफ़ा पुराने ज़माने में डंडा सोटा होता था, वो गन्स हैं, वो अगर चल जाती हैं, गोली छोली है। अब मुस्लिम लीग नून जो है बाकी जीतती गई है, शेर हो गया, अब उनका वज़ीर आला वहाँ वज़ीर आज़म बन जाएगा। मसला लेकिन वो ये है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने नहीं किया अभी, लेकिन जैक वालों ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ने उन्होंने कहा हाँ, हम इन नताइज को तस्लीम नहीं करते, हम कहते हैं कि यहाँ पे निगरान हुकूमत कायम की जाए। नहीं, लेकिन वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे थे, वो किसके बिहाफ पर रिजेक्ट कर रहे हैं? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, आप बताएं ना उन्होंने किसके बिहाफ पे किया है। मैं भी ये सोच रहा हूँ, मेरा कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। देखिए, मैं तो एड्रेस करना चाहता हूँ इन कंस्पिरेसी थ्योरीज की बजाय जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की अब ज़रूरत है। ये एलिफेंट इन द रूम को आप एड्रेस करें, बजाय इसके कोई कह रहा है कि जी वो दांत है, कोई कह रहा है कि जी वो तो सूंड है, कोई कह रहा है दुम है। बात यह है कि जेएसी की डिमांड, जो कि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें हैं जो कि सारे डिमांड करते हैं, जी मुफ्त इलाज होना चाहिए, मुफ्त तालीम होनी चाहिए, किसी को नहीं मिल रही, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर किसी को भी नहीं मिल रही ना। सो इसलिए ये जो मजाक है वो तो इसको बंद होना चाहिए। एक दफ़ा मुझे याद है कि कायरा साहब को एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा गया कि जी ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है? उन्होंने कहा देखें, आइन के अंदर वो एक आदर्श होता है कि जिसको हमने पाना है, उसको हासिल करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसके अंदर सूबाई हमाहंगी होगी, तो सूबाई हमाहंगी है नहीं है, मगर उसको आपने उसको उस लेवल पर लेकर जाना होता है जहाँ पर वो पहुँच जाए। हमारे जो आज़ादी इजहार के हवाले से आपको पता है, उसके अंदर तो खैर उन्होंने पहले ही इस तरह का बना दिया कि लिखा हुआ है, उन्होंने तब भी नहीं लिखा था, उसमें तभी नहीं लिखा था सब्जेक्ट टू। सो द थिंग इज कि ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड, ये जो डिमांड्स हैं वो अपनी जगह, मेरी भी वही डिमांड्स हैं। मैं उनकी डिमांड्स क्या, मैं लाहौर में भी चाहता हूँ वही सब कुछ हो, बिजली सस्ती हो, खाना मुफ्त मिला करे, रोटी मुफ्त मिला करे, मतलब सब कुछ टैक्स खत्म हो जाए, वर्ल्ड पीस, नो एंड टू पॉवर्टी, वर्ल्ड पीस, ये तो वैसे ही है ना, पीस प्लस नो टैक्सेस एंड मुफ्त की रोटी। मैं तो सब कुछ, ये मेरे एग्जैक्टली वही डिमांड्स हैं जो उनकी डिमांड्स हैं। मैं चाहता हूँ पूरे मुल्क में, नहीं पूरी दुनिया में जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है ना ये सारा कुछ हो जाए। हाउएवर
जो उनकी 2 डिमांड्स हैं जिससे वो पीछे भी नहीं हट रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हमारी ये डिमांड्स नहीं है, कहीं से मैंने नहीं देखा कि उनकी तकारीर आ रही हैं सामने, वो सिर्फ जलसों की नहीं, लिखी हुई डिमांड्स भी उनकी 2 डिमांड्स हैं। एक तो 12 सीटें ख़त्म करने की, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। दूसरी डिमांड उनकी आ रही है कि ये हलफनामा जो है वो तब्दील किया जाए। अब इस पर आप वो सिर्फ, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ, वो हलफनामे की जो तब्दीली है ना, उसके साथ साथ अब एक नया नथी हो गया है कि 1948 के ऊपर बहाल किया जाए, जो पोजीशन थी उसकी वो 48 में वापस हाँ, अब सवाल ये है 74 का जो इनका मौजूदा आइन है वो 74 का, उसको ये ऑब्वियसली अमेंडमेंट्स के बाद जो भी उसका हाल होगा वो है, वो नहीं है। और उसमें मसला 7(3) के ऊपर है, जो उनके आर्टिकल 7 है और उसका सब सेक्शन 3 है, जो पता ये कहता है कि JKLF इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जो कहता है कि JAC इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ते, क्यों नहीं लड़ सकते मैं नाज़रीन को भी बताता हूँ, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का आइन किसी ऐसी जमात को जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इल्हाक के अलावा कोई बात करती है इजाज़त ही नहीं देता कि वो इलेक्शन कंटेस्ट किया जा सके। दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन इन देयर पॉलिटिक्स देयर। अच्छा देखें, इस पर जो शबीर डार साहब ने ना एक ट्वीट किया है जो कि मैं पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना व्यू नहीं है, मैं उनको देख रहा हूँ क्योंकि वो रिपोर्टर हैं, चीज़ों को जानते हैं। जियो न्यूज़ वाले शबीर डार साहब ना, जो इमरान खान साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि जब तक वो नहीं आएगा मैं बात नहीं करूँगा सहाफ़ियों से, क्योंकि खान साहब के एंडोर्समेंट के साथ बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर चला जाता है। तो शबीर डार साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तारीख़ के यकरुखी माहिरीन का एक ग्रुप बड़ी दिलचस्प मंतक पेश करता है। कहते हैं महाजरीन की नशिस्तें अवाम के हकूक़ पर डाका हैं। जब पूछा जाए कि फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी हुकूमत का आइनी स्टेटस भी तो ढोंग है, क्या ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? तो फ़ौरन जवाब देते हैं, अरे नहीं, ये तो मुतनाज़ इलाका है, इसका स्टेटस कैसे बदला जा सकता है? अगर पूछा जाए भारत ने तो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, तो जवाब मिलता है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, इससे तो मसला कश्मीर ख़त्म हो जाएगा। यानी मसला कश्मीर ज़िंदा भी रखना है, इस मसले के सबसे बड़े मुतासरीन यानी महाजरीन को तस्लीम भी नहीं करना। भाई ये तारीख़ है, मंतक है या फिर मौका परस्ती? एक ही सांस में 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करना मुनाफिकत नहीं तो फिर आखिर क्या है? और मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जब आप ये कह रहे हों कि हमें इस इशू को ज़िंदा भी रखना है, महाजरीन की नशिस्तें भी नहीं होनी चाहिए, और साथ हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर भी चाहिए, लेकिन उसमें हम इंडिया के जो पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर का, उसका हम बाल भी बिका नहीं कर सकते। न जो आपकी आज़ाद रियासत होगी, कैसे वो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बनाएगी? उसके पास विद योर 5.5 मिलियन आबादी, आप 5 लाख फ़ौजियों का, क्योंकि लिटरली फ़ौज हैं, 10 लाख हो चुकी है वो लद्दाख वाली इश्यूज़ की वजह से, वो वहाँ पर मज़ीद नंबर्स उनके बढ़ चुके हैं। उन सब की मौजूदगी में आप कैसे पाकिस्तान की फ़ौज के बग़ैर आप उस स्टेटस को चेंज करेंगे? अगर आपने इकट्ठा नहीं करना, और अब तो ये हो रहा है कि वो जो उनके इब्राहिम साहब और वो क्या नाम था उनका, मलिक क़य्यूम साहब, जो पहले उनके फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके ऊपर भी जो है ना वो तबर्रा शुरू हो चुका है कि जी इन्होंने रियासत कश्मीर को बेच दिया रिवोल्ट करके, मतलब बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट द डोगरा राज, उन्होंने आज़ाद कश्मीर करवा के इसको रियासत को 2 हिस्सों में टोटे कर दिया। ये एग्जैक्टली क्या करना है मुझे समझने मैं चाहता हूँ। मैं समझाऊँ? हाँ समझाएं। हाँ, मसला ये है कि इसके अंदर 3 मुख्तलिफ लोग या 3 मुख्तलिफ तरह के लोग इकट्ठे हो चुके हुए हैं JAC के बैनर के नीचे। एक तो स्टैंड अलोन, हमने पहले दिन बताया था आवाम को, जब शायद अभी JKLF की इतनी गुफ्तगू भी नहीं हुई थी वो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाले। वो हमेशा से कहते हैं कि कश्मीर एक आज़ाद रियासत होगा और वो हम अपनी आज़ादी का फ़ैसला कर लेंगे। दे हैव नेवर बीन शाई ऑफ दैट, ठीक है। वो कभी मेन स्ट्रीम कश्मीर सियासत का, आज़ाद कश्मीर की सियासत का हिस्सा नहीं रहे। दूसरा है हिस्सा आउट ऑफ वर्क जिहादीज़ का, जो कश्मीर के अंदर होते थे, हमने उनको जिहाद के लिए तैयार किया था। फिर हमने मुशर्रफ साहब के टाइम पे फैसला किया कि अब एकदम जिहाद की फैक्ट्री बंद हो गई है, तो वो जो आउट ऑफ वर्क जिहादिस्ट थे उनके पास जो कोई काम नहीं था, तो अब वो बेचारे इस तरफ JAC के बैनर के नीचे आ गए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, वो ये है कि जिस तरह पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, हर जगह पर खान साहब के चाहने वालों की लामहदूद तादाद है। जो आज़ाद कश्मीर के खान साहब के चाहने वाले गुम के या छुप तो नहीं गए होंगे या सो तो नहीं गए कहीं पे, तो इस JAC के बैनर के नीचे बहुत सारे वो भी होंगे, क्योंकि उनके ग्रीवेंसेस भी तो वही हैं ना रियासत के साथ, जो खान साहब के हैं, जो जिहादियों के हैं कि हमें लावारिस छोड़ दिया गया और फिर कश्मीर का कॉज जो है वो बेच दिया गया, और ये सारी कहानी यही है। जहाँ तक 12 सीटों की कहानी है, अली मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि जम्मू कश्मीर जो है, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर इंडिया का जो है, उसकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 24 सीटें हैं जो कि आज़ाद कश्मीर की हैं। अच्छा,
जिस तरह हमने 12 रखी हुई हैं, उसके लिए जब कभी वो वहाँ से जो लोग आएंगे और उन्होंने ज्वाइन करना है, या उसके उसी तरह जम्मू कश्मीर जो ऑक्यूपाइड वाला है, उनकी इवन उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बावजूद भी वो सीटें उनकी पार्लियामेंट के अंदर हैं, उन पे इलेक्शन नहीं होते, वो खाली रखी जाती हैं, लेकिन वो हैं सिंबॉलिक वैल्यू के तौर पे 24 सीटें जम्मू कश्मीर की असेंबली में खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, उस सूरत हाल के बाद जबकि 375 के बाद उन्होंने उसको जम कर लिया वह अपने उसमें, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया, वो उसकी कश्मीर ने सेल्फ की लद्दाख को लहदा करके तकसीम कर दी है, फिर भी उन्होंने ये सीटें ख़त्म नहीं की, क्योंकि वो खुद इस बात से बड़ा एडमिशन क्या होगा कि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है ना कोई। एंड बाय द वे लद्दाख को उन्होंने अलहदा किया, ये भी याद रखें। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, लद्दाख को उन्होंने अलहदा वो इंडियन यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनने के वक्त उसको तब्दील कर दिया उन्होंने, उसका स्टेटस भी कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने वो सीटें रखी। ये कह रहे हैं कि 12 सीटें ना रखी जाएं। अच्छा, 12 सीटों से किसकी हुकूमत चली जाती है? पीपल्स पार्टी या नून लीग की? जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं वो तो नहीं, दोनों रोते पार्टियां नजर आ रही। मतलब मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो नहीं रो रहे कि भाई हमारे से चोरी कर लेते हैं इलेक्शन। ये 12 की वजह से, इन 12 का सब ऊपर सबसे ज़्यादा एहतजाज किसका बनता है? उन पार्टीज़ का जो पार्लियामेंट के अंदर है, ठीक है, जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है इलेक्शन मैनिपुलेशन की, यार हम तो इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली बताते हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान पूरे भर में हो जाती है, ठीक है, वो अगर आपके इलाके में भी उसी तरीके से हो रही है जिस तरह हमारे साथ हो रही है, तो उसमें कोई इतना दुख और गम का मेरा ख्याल है वो सारा का सारा ड्रामा है। आप ये 12 सीटें ख़त्म कर दें, जैसे आपने इंडिया का बताया कि उन्होंने एक ये पोजीशन रखी हुई है कि वो 24 सीटें मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर इलेक्शन नहीं होता, वो खाली रखी जाती हैं। इसी तरह आप यहाँ पर इन 12 को कर दें, जो कि मे बी इट इज़ अ वे आउट, बट एट द सेम टाइम ये जो 12 सीटें हैं, इनको आप मुकम्मल तौर पर अबॉलिश कर दें, उसके बावजूद भी ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी डिमांड JKLF वाली डिमांड्स हों और ये तमाम जो लीडर्स हैं, और इसमें बहरहाल देखें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सियासतदान जो हैं, जो रेगुलर सियासतदान हैं, वो इस बात से तंग हैं। वो कह रहे हैं कि जब आपने उनके कहने पर बिजली सस्ती कर दी, उनके कहने पर आटा सस्ता कर दिया, तो फिर आपने उनको इतना पावरफुल कर दिया, उनको कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज़ कि ये सूरत हाल, मेरा ख्याल है कि जो बहुत सारे उशाक हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब इसमें बड़ा प्राइड लेते हैं कि जी हमने तो रिवोल्ट किया था, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ मौजूद नहीं है, या पाकिस्तान के साथ दिल से नहीं है हम, और हम आज़ादी चाहते हैं वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूँ कि इन इश्यूज़ को डायरेक्टली एड्रेस किया जाए, और उसके लिए हमारी स्टेट को समझना होगा कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाएं, मीडिया में इनके नुमाइंदे बैठें, स्क्रूटनाइज करें इनके क्लेम्स को, पब्लिक भी स्क्रूटनाइज कर सके। ख्वाजा आसिफ के साथ बिठाएं ना, मतलब जो बोल रहा है, शबीर डार के साथ बिठाएं ना जो बोल रहा है, और देखें तो सही कि उनका कितना पानी है, उनके कितना, जिसे कहते हैं वेट कितना है, कि उनके आर्गूमेंट जो हैं, डू दे होल्ड एनी वाटर और नॉट। और अगर कुछ मामलात के ऊपर वो दुरुस्त निकलते हैं तो उनके उन मामलात को तस्लीम कर लिया जाए, और जो बाकी लोग जिन चीज़ों पर नहीं है तो वो लोगों के सामने एक्सपोज तो हों कम से कम। अच्छा, कम से कम यहाँ और इससे एक और चीज़ कि इससे हमारे मीडिया की जो एक क्रेडिबिलिटी जो मर चुकी है, मैंने अदालत के बारे में भी कुछ दिनों पहले ये बात की थी कि कोई तो फैसला ऐसा होना चाहिए ना कि यार जाग रहे हैं। बिल्कुल, एक यही वक्त तो ना है कि जी मार्शल लॉ लगे तो आपसे कहा जाए कि आप जो है ना वो इसको एंडोर्स करें, और उस वक्त आप कहें कि हम तो नहीं कर रहे हो, कोई कहे लानत भेजो इनके ऊपर, ये जज ये पहले कौन सा इन्होंने फैसला दिया है, PCO के जजेस नए आ जाएं तो आप कहेंगे अल्लाह खैर सल्ला। कोई तो पहले ऐसा फैसला कर लेना जिसकी वजह से आपको जो है वो कोई लेजिटिमेसी आपकी रिस्टोर हो, और यहाँ पर भी लेजिटिमेसी रिस्टोर करने के लिए मीडिया की कुछ ना कुछ तो आपको इस तरह की इजाज़त देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन फिर होता ही है ना कि आज अल जज़ीरा को भी आपने मीडिया की बात की है, उसको बैन कर दिया, मतलब बैन नहीं किया लेकिन उनको बंद किया। वायरल वो एक्सेसिबल नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक्सेसिबल नहीं है इस वक्त। उन्होंने कहा लो टर्नआउट, उनके भी जो वो कमाल साहब है उन्होंने बताया था लो टर्नआउट। वो भी बड़े जज्बाती किस्म के रिपोर्टर है, मैंने देखा है वो, मैंने पहले भी उनकी रिपोर्ट्स देखता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अच्छा मेरे पास ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक्सेसिबल नहीं है, मेरे पास तो एक्सेस हो रही है। अल जज़ीरा की ये मैंने अभी खोली है, वेबसाइट चल रही है। उन्होंने कहा था कि वहाँ लो टर्नआउट है, वहाँ 49% का टर्नआउट निकला है, ठीक है। तो इधर ही डिड अ वेरी शॉर्टी जॉब एंड ही डिडंट गो आउट मच, लेजी थे, कोई 2-4 पोलिंग स्टेशन खाली देख कर उन्होंने कहा जी खाली पा दो काम, ठीक है। इधर ये है, या फिर कोई बड़े मिरेकल हो गए बाद में जाके, ठीक है। वो भी है। आजकल एक और भी मसला हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि मैं उनको अक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना वो आइडियोलॉजिकल रिपोर्टिंग भी करते हैं। उनकी ज़ात की बात नहीं हो रही, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वो आइडियोलॉजिकल रिपोर्ट आपको पता है ना, वो आपके भी फ्रेंड है, उनके कज़न जो है उन्होंने ट्वीट की हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि जी वो बिल्कुल बर्बादी हो गई है, कोई टर्नआउट नहीं है, और उस हल्के से जो है वो अच्छा खासा टर्नआउट है, और वहाँ पर इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट हुआ बाकायदा, गुजरात का इलेक्शन हो गया। अल जज़ीरा के लिए रिपोर्ट तो नहीं कर रहा था ना, हाँ, ये अल जज़ीरा के लिए कर रहे थे, सोचना चाहिए था। और दूसरी बात है इनकी अल जज़ीरा की, बेचारा अपनी ट्वीट कर रहा, अब मुझे एकदम ख्याल आ गया कि इनकी अल जज़ीरा की 2-3 दिन पहले की एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसमें
मेरा तब ख्याल था कि शायद ऐसा हुआ, बट आई थॉट कि कमाल साहब सीनियर आदमी, इस तरह की बोंगी तो नहीं बीमारी होगी। अब मुझे वापस जाके मैं देखूंगा उसको, मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक दो जो बयानात लोगों से मंसूब करके चलाए, वो लोगों के नाम भी इन्होंने गलत लिखे हुए हैं। इनको गलत किस्म की जो वो व्हाट्सएप मैसेज में आती हैं ना वीडियोज़, वो इन्होंने छाप दी हुई हैं अपनी। मुझे शक पड़ा था, मैं जाके कन्फर्म करूँगा एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइस टुमारो। अगर मैं सही हुआ तो मैं लेकर आऊँगा। हम आखिर में आगे की तरफ चलना चाहिए। मैं बड़ा हैरान हूँ इसके हवाले से एक जुमला बोल दूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने स्टेटमेंट जारी की है, उसके अंदर उन्होंने अल जज़ीरा की रिपोर्ट को रगड़ते हुए साथ उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किए है, इस किस्म का येलो जर्नलिज्म जो है वो नहीं चलेगा। सो ये जो बात है ये बड़ी सख्त बात है। वो फिर आपको पता है अल जज़ीरा इज़ लाइक आइडियोलॉजिकल, हाँ उसमें उन्होंने कहा ना आइडियोलॉजिकली, वो उन्होंने कहा ना कि आइडियोलॉजिकल येलो जर्नलिज्म नहीं चलेगी। जो आप अच्छा ये मैंने कहा है आइडियोलॉजिकल, उन्होंने लिखा है? बोला नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ कि आपकी है, हाँ कि ये ना लगे कि मेरा बयानी और उनका नहीं, आपकी आइडियोलॉजी उनका येलो जर्नलिज्म मिलके ऐसा हो गया। अच्छा हम आगे चलते हैं, का ऐसे कहीं भी यूज हो जाता है, हम आगे चलते हैं। हमने अपनी स्पेस की थी जब उसमें हमने इंग्लैंड से तैमूर इकबाल साहब को साथ अपने लिया था। तैमूर हैज़ बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर आई डोंट नो पता कितने सालों से। वो काफ़ी बूढ़ा है, देखने में लगता नहीं है, लेकिन असल उसकी उम्र अच्छी खासी है, सीनियर है वो। कुछ 2 साल पहले उन्होंने बताया था कि जब से मैंने 50 क्रॉस किया है, हाँ, तब से मेरे से वेट लिफ्ट उस तरह से उन्होंने ये किया नहीं किया, वेट्स लिफ्ट उस तरह से नहीं होते जैसे पहले होते। हाँ, अच्छा खैर, तो वो उन्होंने मकसद मेरे बताने क्या था कि इस बिन वो कश्मीरियों के साथ बहुत उठते बैठते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड के अंदर जो बरतानवी हैं वो हैं ही सारे, मतलब अगर वो उन्होंने बताया था, को फिगर खुद भी बताया था। आई थिंक मेरा ख्याल ये कहता है कि हर 5 में से 4 जो हैं वो कश्मीर के होंगे या गुजरात या उसकी बेल्ट के होते हैं, और 1% एक जो होता है पाकिस्तानी, वो इस तरह हमारी तरह का लाहौर कराची वाला होता है। तो वो उठते बैठते हैं, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने बता दिया कि ना जी ऐसा होना नाल रहसा, बस ये असल बात है। और जो ये JKLF वज़ारत कश्मीर में ग्राउंड पे कर रही है, वो बेसिकली उसी चीज़ की एम्पलीफिकेशन बाहर से होकर आती है। वो डायरेक्ट इनके राब्ते हुए हैं, उसमें एक उनकी डिमांड है कि उनको मुजफ्फराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए, ठीक है। और ये सेम ये वही लोग हैं जिन्होंने वो पहले हमने जो अपने पैसों से डैम बनाए हुए हैं उसके बारे में ये कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज हैं, पता नहीं कौन से हैं वो, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट वाले रिसोर्सेज हैं। कल को वो कहेंगे कि ये जो एयरपोर्ट आपने बनाया इसका भी जो खर्चा मर्चा हमें दिया करो, ठीक है, क्योंकि आपने हमारे इलाके में आके बना दिए, रिसोर्सेज हैं। और ये सारी ज़मीन मेरी थी, मुझे इंग्लैंड का जो है ना वो दे दें, नेशनलिटी दे दें। अच्छा, वो एक काउंसलर साहब आए थे, उनके बारे में भी बड़ा आपको पता ना, जिन्होंने मुर्तज़ा अली शाह साहब पे तशद्दुद भी किया था, और फिर माफ़ी भी उन्होंने माज़रत भी की थी, कुछ उनके बारे में भी अलेजिडली कहानी चल रही है। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो रॉदरम नाम का इलाका है इंग्लैंड का ना, रॉदरम उसको कहते हैं। रॉदरम वो बहुत बड़ा वहाँ पे सेक्स स्कैंडल था। रॉदरम चाइल्ड उनका नहीं था, हमारे हैं उस तरफ। रॉदरम सेक्स स्कैंडल जो था वो एक इस तरह रॉचडेल का था, उसी तरह ओल्डहम का था, बहुत सारे थे। जब आई रिमेंबर 2009-10 के अंदर ये सारे आए थे मार्केट के अंदर, अखबारों में छप रहे थे। उस वक्त हम बरतानिया में पढ़ते थे, सहाफ़त की डिग्री ले रहे थे, रोज़ सुबह ये कहानियाँ पढ़ते थे, इनकी शक्लें देखते थे तो बड़ा दुख होता था। और आपको पता है, मतलब गोरे मौका नहीं छोड़ते कोई, आपकी रेस के किसी आदमी ने इस तरह का काम किया और स्पेशली आपकी नेशनैलिटी के लोगों ने किया तो आपको रगड़ने का। एंड आई यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग डिबेट्स कि ये नहीं है वो नहीं है। खैर, पीडोफिल गैंग्स जो थे रॉदरम के, उसी रॉदरम का पीडोफिल गैंग का एक शख्स है थम हुसैन नाम का, उसको बल्गारिया से पकड़ के वो लेके एलिजिडली कहा जा रहा है कि उनमें और काउंसलर साहब की आपस में कोई रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, आपको पता नहीं, काउंसलर साहब सूई करते हैं सानू, लेकिन आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं, उनकी रिश्तेदारी के बारे में है, तस्वीर भी होगी, आप चेक कर लीजिएगा। उन जो साहब हैं वो 100% पीडोफिल हैं, उनको सज़ा हुई है। उन्होंने इस तरह कोई 14-15 साल के बच्चे के या बच्ची के साथ करने की कोशिश की थी। हसन वो भी बात है, लेकिन देखें अब जब अगर 5 में से 4 जो है वो कश्मीरी हैं और उनके जज्बात की तर्जुमानी भी तो करनी होती है ना, तो मुर्तज़ा अली शाह को कुटना चाहते थे वो सारे मिलके, उन्होंने कुट दिया। तो अब मुर्तज़ा अली शाह जो है उसने तो उनसे माफ़ी मुफ़ी मंगवा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है। लेकिन जो ये वहशत तारी हो जाती है लोगों के ऊपर, मॉब जब आ जाता है, तो ये अपना भी नाम गंदा करवा रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो मतलब इनके कोई नंबर 4 कटे ही होंगे, कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ होगा इस तशद्दुद की पॉलिसी नहीं। वो कह रहे हैं कि वी कैन ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन द रोड्स ऑफ ब्रिटेन, आप हमसे डरें और हमें आज़ादी दें, वो मांग रहे हैं ना यार, ये खुल के कह रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं मिलेगी। अब देख लो अली, जब हम इस तरह की बात कर देते हैं ना, तो तुम पे वो तो कहते हैं कि पंजाबी बैठ के पंजाबी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पंजाब का जो मौक़िफ़ है वो बता रहे हैं। हालांकि हम एक रियलिटी का चेक दे रहे हैं कि इतनी सी स्ट्रिप है आप पतली सी, एक तरफ आपकी इंडिया है, एक तरफ हम हैं, दोनों में से कोई एक आपको खा जाएगा, या हम खा जाएंगे या वो खा जाएगा। आज़ादी तो कहीं पे टेबल पे एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, प्रैक्टिकल बात तो ये है। थी बलूचिस्तान के इशू पर, और उसके अंदर मैंने ये कहा था कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था, कलात की स्टैंडिंग आर्मी वाज 500। इफ़ यू थिंक कि इस 500 की स्टैंडिंग आर्मी के साथ
यू ईदर हैड एन ऑप्शन टू गेट स्वॉलोड बाय अफगानिस्तान और रशिया, जो कि उस वक्त तक बहुत करीब था आपके, और बाय पाकिस्तान. सो यू गॉट अ डील जिसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर स्वॉलो हो गए. इसी तरह और इसकी जो है ना वो रेटिफिकेशन भी हो गई. मीर अहमद यार खान जो है उन्होंने आके एक सेशन पेपर साइन किए कराची में. वापस जाके उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने एक सेशन पेपर साइन नहीं किए, बल्कि उन्होंने उसके 8 साल के बाद अपनी जो खुद नविश्त लिखी उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि मैं मुसलसल ये चाहता था. 2-3 लोग थे जो मुझे मना कर रहे थे, बिलाखिर मैंने जाकर साइन की. सो ही नेवर बैक्ड ऑफ. उन्होंने हकूक़ की जंग लड़ी, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने एक सेशन पेपर साइन नहीं किए. उन्होंने कहा मैंने एक सेशन पेपर साइन किए थे, बल्कि मैं तो पहले से करना चाहता था, मुझे डिले इन लोगों ने करवाया, ये फलाना ढमाका, 48 की मार्च में आके मैंने साइन कर दिए. यही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी है. यू कैन नॉट होल्ड देम ऑफ. अभी लोगों को लगता है कि यार हम पता नहीं क्या है, पाकिस्तान में कॉलम लिख लिख के ना लोगों को पागल बनाया हुआ है कि जी वो दरियाए सिंध के नीचे जो है वो काला सोना बहता है, फलाना है, तेल है इतना, हमारे पास इतनी गैस है, इतना ना. वो गैस मुक भी गई है, जिस आते ऐसी सुई गैस रखा है ना, सुई च मुक गई हुई है. ये सारी जो बातें हैं, इस तरह की बातें कर करके हम लोगों को, इनके पहाड़ों के अंदर कुछ भी नहीं है, और अगर है तो वो कोई आएगा, वो आके निकालेगा, ले जाएगा, खड्डा भी नहीं भर के जाएगा, खड्डा भी आपको खुद भरना पड़ेगा नदीमक के अल्फाज में. सो देयरफॉर आप ये बातें अपने दिमाग से निकालें. अगर किसी को लगता है कि नहीं जी हमें ये बातें दिमाग से नहीं निकालनी, और अली वारसी साहब आप रियासत की ज़बान बोल रहे हैं आप, आई डोंट केयर, ही डजंट केयर. अच्छा नाज़रीन, आई केयर. हमने प्रोग्राम ख़त्म करना है. जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करके जाऊँगा. पिछले दिनों जमात इस्लामी के जो जनरल सेक्रेटरी साहब थे, अमीर अज़ीम साहब, वो इस दुनिया से चले गए. उनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, मतलब मेरा कहना है, खैर इतना वो नहीं है, लेकिन एक हम लोगों के बारे में कहते हैं ना कि कोई मतलब वो लोग जिस की ज़िंदगी को उसने टच किया, उसको उसने पॉजिटिविटी के अंदर, यानी उसको कोई पॉजिटिव चीज़ देके गया, नेट बेनिफिट उसने उसको दिया. अमीरुल अज़ीम साहब बेशक एक ऐसे शख्स थे. उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने प्राइवेटली उनके जनाजे पर जब थे तब उनके कुलों पर और जगहों पर आके वाक़यात सुनाए. पता नहीं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर और अमीरुल अज़ीम पैदा हों. बहुत अच्छे लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऑब्वियसली टर्न ऑफ वो है ना, तो चले. हमारे मौलेदार थे अमीरुल अज़ीम साहब, कृष्ण नगर उमर रोड पर वो एक बड़ी मशहूर मस्जिद है हामदिया रिजविया, उसके मस्जिद वाले समोसे बड़े मशहूर हैं, उसके सामने गली में उनका घर था. और मेरे वालिद साहब के साथ मेरे चाचा ख़ुद जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं. ऑल्दो अब वो मतलब जमात इस्लामी वैसे नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक़ जो है वो जमात इस्लामी से, जमीयत से रहा है. ही वॉज़ वेरी क्लोज टू हिम. कभी कोई मसला हुआ तो अमीरुल अज़ीम साहब जो है ना, और उन्होंने नहीं देखा, वो मेरे चाचा थे, वो जो भी थे, ऐसी बात नहीं थी कि वो जमात इस्लामी होने की वजह से वो शख्स को भी उन्होंने कभी कोई. यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जब नवाज शरीफ साहब ने के दौर में 97, 98, 99 में जब फ्राइडे टाइम्स, जिसका मैं आज कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हूँ, फ्राइडे टाइम्स के ऊपर जब पाबंदी लगी और उसको छपने नहीं दिया जा रहा था उसके पब्लिशिंग हाउस पर, तो जमात इस्लामी के अपने पब्लिशिंग हाउस से उनको पब्लिश करने की इजाज़त मिली हुई थी, और वो वहाँ से पब्लिश करते थे फ्राइडे टाइम्स को. और उसमें अमीरुल अज़ीम साहब जो हैं, उनका किरदार जो था वो कलीदी था. उन्होंने उनका, हालांकि फ्राइडे टाइम्स जो टोटल लेफ्ट है और जमात इस्लामी जो टोटल राइट है, एंड उन्होंने कहा आइडियोलॉजिकल अपोनेंट्स होने के बावजूद उनका ये कहना था कि हुकूमत के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो और साथ साथ छापने की आज़ादी. आप क्या छाप रहे हैं वो बाद की बात है, छापने की आज़ादी वो नहीं रुक सकती. अमीरुल अज़ीम साहब यारों के यार थे बेशक, और उसके अलावा ये था कि उनकी दर पे या उनसे किसी ने भी कभी भी कोई चीज़ मांगी, सवाल किया और मदद मांगी, उन्होंने कहा नहीं कि आपको पता है करतारपुर साहिब जो है उसकी जो ज़मीन की ख़रीदारी है उसके अंदर भी वो उनके कुछ पैसे हैं, और वो शायद ओनरशिप भी करतारपुर के अंदर कुछ ज़मीन जो है ये उनके जो गुरुद्वारे की उसके अंदर शायद इनकी ही है. और उस दिन जिस दिन उनका जनाजा था, उस दिन रमेश अरोड़ा साहब और मुख्तलिफ जो थे वो सिख साहिबान सरदार जो थे वो आए हुए थे वहाँ पर. और जब मैंने पता चला करने की कोशिश की कि क्या चक्कर है, तो मुझे किसी ने बताया, अब एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं स्टोरी की पता, बट वो है ऐसे शायद कि वो सिख आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो किसी मुसलमान से ज़मीन खरीदना चाहते थे. अमीरुल अज़ीम साहब ने वो पैसों का बंदोबस्त करके दिया था, वो उन्होंने ख़रीद ली. बाद में कभी कोई अमीर कैनेडियन सिख आया, उसने पूछा पैसे आपने कहाँ से लिए थे, उन्होंने बताया कि इन साहब ने दिए थे. उन्होंने कहा उनको पैसे वापस करते, शायद उन्होंने लिए नहीं, और शायद वो ज़मीन का कुछ हिस्सा अभी आखिरी दिनों तक भी अमीरुल अज़ीम साहब के नाम पर था. बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे वाले साहब से तो उनकी दोस्ती थी, मेरे चचा के साथ भी बिजनेस के अंदर उनकी काफ़ी डीलिंग्स थी, और वो हमेशा से यही था. मैंने जिससे भी सुना तो मैं ये चाहता था कि हम एक्नॉलेज करें अच्छे लोगों को. बूढ़े लोग जो है ना वो कहते होते हैं द लास्ट ऑफ द डायनासोर्स ना, वो कहते होते हैं अपने बारे में, जो अभी मतलब हो ना ये जो पुराने ज़माने के वो वज़ादारी, हाँ, उसके अंदर वो कहते हैं कि वी आर द लास्ट ऑफ द डायनासोर्स ना. तो ये एक्चुअली लास्ट ऑफ द डायनासोर्स थे. पता है पाकिस्तानी सोसाइटी जब इनके लॉस होता है उसको कैसे जगह भरती है, और 2-4 लोग अच्छे पैदा होते हैं, नहीं होते, लेकिन हमें एक्नॉलेज करना चाहिए ना. बिल्कुल ऐसे ठीक है. आज के प्रोग्राम के लिए नाज़रीन इतना ही. आप हमारा शो देख सकते हैं आजकल ट्यूसडेज़ और वेंसडेज़ को 11 या 12 बजे दोपहर के दरमियान.
आज के लिए इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को अली वारिस साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।